Good morning, students. Most welcome to Ashwinij English classes, Badot Bagpat. Students, today we are going to discuss SSC previous year 2017 CGL practice set paper. So, students, first sentence है The two men were quarreling with one another. Students, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपको बिना किसी रूल को रटे हुए टोटल पेपर सोल्व करना बहुत इजी फील होगा। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में जैसे मैंने आपको पढ़ाया द टू मैन, तो यहाँ पर टू मैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वारलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्वारल करते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। वन अनदर को आपको तब यूज करना है जब आप बात करें मोर देन टू के बारे में। नोट करें, आप पॉइंट्स बनाइए। मोर देन टू की बात होगी तो वन अनदर होगा, अदरवाइज ईच अदर को आप यूज करते हैं। ईच अदर होता है दो के लिए। ओके, क्लियर हो गया ना। चलिए, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हमारे यहाँ पर बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में एरर है आपकी, ठीक है ना। चलिए, सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। एवरीबडी नोज, हर कोई व्यक्ति जानता है, दैट कि भूटान है द मोस्ट पीसफुल, सबसे ज़्यादा पीसफुल, यानी कि तुलना हो रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए मोस्ट को यूज किया गया है। मोस्ट यूजफुल, जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना चाहें तो मोस्ट का यूज करते हैं। ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डिग्रीज को यूज करना हमें ठीक से आना चाहिए। जब भी आप एडजेक्टिव की डिग्रीज को यूज करना चाहें, जैसे पीसफुल, मोर पीसफुल, मोस्ट पीसफुल, तो मोस्ट पीसफुल सुपरलेटिव डिग्री हो गई है। सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड दो बातें आपको बताता हूँ। एक तो वर्ड आप ध्यान रखिएगा, नोट करें आप, ऑफ ऑल, और एक यूज करें ऑल अदर। ऑफ ऑल अदर, आई एम सॉरी, ऑल अदर, THER, ठीक है ना। ऑफ ऑल को यूज करते हैं जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी हो, ठीक है ना। आप डिटेल में लिख लेना सुपरलेटिव डिग्री। ऑल अदर को यूज करते हैं जब हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, ठीक है ना। COMPARATIVE, कंपेरेटिव डिग्री को यूज करेंगे तो ऑल अदर आएगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होगी ऑफ ऑल आएगा। बट एग्जामिनर क्या करता है, आपके रट्टाफिकेशन वाले मैटर की हेल्प, वो फंसाता है आपको रटे हुए रूलों से। ध्यान रखिएगा, ऑफ ऑल अदर करके कोई वर्ड नहीं होता है। अगर ऑफ ऑल अदर यूज किया जाता है तो वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स बताए मैंने आपको। ऑफ ऑल यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, ऑल अदर यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हुए। जब एडजेक्टिव हमारा कंपेरेटिव डिग्री में होगा ऑल अदर आएगा, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल आएगा, और ऑफ ऑल अदर को यूज करना इनकरेक्ट होता है। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, ऑफ ऑल अदर ही आपको गिवन है, तो यानी कि इसी पार्ट में एरर है, आपको कोई टेंशन नहीं है। टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात आती है, थर्ड सेंटेंस, द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट। देखिए, तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर को सीखें। हाई की कंपेरेटिव डिग्री हायर है ना। कंपेरेटिव डिग्री के साथ में जब इस तरह से हमें यूज करना हो तो आर्टिकल द को यूज किया जा सकता है जब पैरेलल चेंज दिखाना हो। पैरेलल चेंज का मतलब समझते हैं, समानांतर परिवर्तन। जैसे यहाँ पर कहा है कि द हायर यू क्लाइम, जितना अधिक हाई आप चढ़ेंगे, यानी कि किसी पर्वत पर, है ना। द मोर डिफिकल्ट, उतना ही अधिक डिफिकल्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों ओर हमने कंपेरेटिव डिग्री को यूज किया है और दोनों कंपेरेटिव से पहले आर्टिकल द को यूज किया गया है। तो इस तरह से पैरेलल चेंज को शो करने के लिए कंपेरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल और बता देता हूं, द मोर ही अर्न्स, जितना अधिक वह कमाता है, द मोर ही डिजायर्स, उतना ही अधिक की वह डिजायर करता है। डिजायर करना मीन्स इच्छा करना, ठीक है ना। जितना अधिक कमाता है उतने अधिक की इच्छा करता है। प्रेजेंट टाइम में यूज करके हमने ये बात बोली है। तो दो बार कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जा सकता है और दोनों के साथ में दा हो सकता है जब समानांतर परिवर्तन हो। गॉट द पॉइंट। अब यहां पर हमें आता है कि ये एरर तो एग्जामिनर ने नहीं दी है, एग्जामिनर यहां से कुछ और जानना चाह रहा है आपसे। द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीद। ब्रीद मीन सांस लेना। जितना अधिक आप ऊपर चढ़ते हैं उतना ही अधिक डिफिकल्ट हो जाता है सांस लेना। तो ये बात कौन से टाइम से रिलेटेड है, पास्ट टाइम से रिलेटेड है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दी हुई है, बिकेम। और अगर प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बिकम्स।
हैज बिकम शो, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या शो करती है? कंप्लीट एक्शन को। तो यहाँ पर एक्शन के कंप्लीट होने की तो कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इज बिकमिंग एक्शन चल रहा हो ऐसी भी कोई बात नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकते हैं। थर्ड है आपका परफेक्ट टाइम को, परफेक्ट टेंस को शो करने वाला, वो नहीं आ सकता है। इज बिकमिंग एक्शन चल रहा है ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। जब हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। टाइम प्रेजेंट का होगा तो फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, टाइम पास्ट का होगा तो सेकंड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात है, कैसे मालूम हुआ? यहाँ पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई थी, क्लाइम। हेल्प मिल गई, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के दो तरीके आपके पास में होते हैं, या तो आप गो लिख देते हैं या आप गोज लिखते हैं। डिफरेंस मालूम है दोनों का? यस, देखिए जब हम यूज करते हैं किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर को, ही शी इट या किसी नेम को, है ना, तो हम सिंगुलर वाली फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली फॉर्म इसको हम बोलते हैं। और जब हम यूज करते हैं आई वी यू दे को या किसी प्लूरल को, है ना, उनके साथ में हम बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं, इसको हम बेसिक फॉर्म बोलते हैं। जो डायरेक्ट फॉर्म होती है, खेलना की वर्ब आती आपकी होती है प्ले, है ना, जाना की गो, रोना की क्राई, तो ये बेसिक फॉर्म होती हैं। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ता है। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें हम एस और यस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या आनी चाहिए? बेसिक फॉर्म आनी चाहिए। द हायर यू क्लाइंब, यहाँ इस क्लाइंब वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आपका यू है, ठीक है ना। क्लाइंब वर्ब का सब्जेक्ट है यू। अब लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लोज आपको दी हुई है, द मोर डिफिकल्ट इट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इट है। अब इट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, बिकम्स। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेहा हैज बीन क्राइंग, नेहा रोती रही है। देखिए ये टेंस कौन सा है अगर आपको मालूम हो? यस, आप ठीक कह रहे हैं सर, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि आईएनजी फॉर्म आई हुई है, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने सेंटेंस को कहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है उनका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने कहा कि सर ये परफेक्ट टेंस है क्योंकि इसमें हैज है आया हुआ है, उनका भी आंसर करेक्ट है। एक तीसरे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो कह रहे हैं कि सर इसमें तो दोनों ही चीजें हैं, यानी कि ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है ना। ये बात ज़्यादा लॉजिकल है, इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसको हम कहेंगे। केवल आईएनजी फॉर्म होती इजआरएम के साथ में तो कॉन्टिन्यूस होता, है ना। हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती तो परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर हैज हैव भी है और थर्ड फॉर्म बीन भी है और आईएनजी फॉर्म भी है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नेहा हैज बीन क्राइंग और टाइम दिया हुआ है मॉर्निंग। अब आपको यहाँ टाइम जब आप यूज करते हैं तो दो बातों को आप ध्यान में रखते हैं, या तो आप यूज करते हैं सिंस को या आप यूज करते हैं बेसिकली फोर को। फोर को आप तब यूज करते हैं जब आपको ड्यूरेशन शो करना होता है, जब समय की अवधि शो करनी होती है। सिंस को आप तब यूज करते हैं जब आपको समय का पॉइंट शो करना होता है। तो यहाँ मॉर्निंग समय का पॉइंट है कि अवधि है, सुबह से वो चिल्ला रही है। तो ये मॉर्निंग ना, मॉर्निंग और इवनिंग को, आफ्टरनून को, नून को आप पॉइंट की तरह काउंट किया करें। अवधि में नहीं बताना है, इसको काउंट पॉइंट की तरह आपको यूज करना है। तो अगर ये पॉइंट की तरह यूज होगा तो यहाँ पर फिर क्या आप यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, यानी कि सिंस हो गया आपका। फिफ्थ सेंटेंस है आपका, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, क्या करना है? सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर। सिमिलर वर्ड कौन से होते हैं? जिनको आप बोलते हैं सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट, यू को कम बोलना है, LENT को लेंट नहीं बोलेंगे, लंट बोलेंगे। ऑप्युलेंट बोल कर देखें मेरे साथ में, ऑप्युलेंट। ओके, ऑप्युलेंट के लिए आपको यहाँ पर सिनोनिम फाइंड आउट करना है। आपका ऑप्शन क्या होगा? फेक, ग्लूमी, रिच और सेल्फिश। क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है? चलिए आप अपना ऑप्शन सोच लीजिएगा, देखना वो करेक्ट निकलेगा कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्युलेंट क्या होता है। ऑप्युलेंट होता है वेरी वेल्दी, ऑप्युलेंट होता है अत्यधिक धनवान, ठीक है ना। या फिर कोई चीज है जो वेरी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, ठीक है ना।
तो यहां पर अब आपको देखना है फेक क्या इसके लिए हो सकता है, फेक तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फेक मीन्स होता है नॉट रियल, है ना। फेक मीन्स क्या होता है, जो फेक न्यूज बोलते हैं ना, जैसे न्यूज जो रियल नहीं होती है, तो फेक मीन्स नॉट रियल। अब यहां पर आपका आता है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स क्या होता है, देखिए आप अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठे हुए होंगे तो नोट्स बनाना स्टार्ट करना। आज के सेशन से लगभग 50 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, वो कैब आपका काफ़ी कुछ यहाँ से अच्छी हो जाने वाली है। जो ग्लूमी होता है उसका बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है नॉट ब्राइट, जो चमकीला नहीं है, ठीक है ना। यानी कि किस तरह से, जैसे उसका मूड अच्छा नहीं है ना, उसके चेहरे पर चमक नहीं है, तो जो नॉट ब्राइट है वो ग्लूमी है ना। डार्क है वो ग्लूमी है। जैसे मौसम कई बार ग्लूमी हो जाता है, कोई डे आपको ग्लूमी सा फील होता है ना। तो इसके लिए एक वर्ड आपका क्या हो जाएगा, अगर कोई पर्सन ही ग्लूमी है तो वो कैसा होगा, सैड होगा, है ना। ऐसे पर्सन के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, डिप्रेस्ड। आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, बहुत सारे वर्ड्स बताने वाला हूँ आपको। डिप्रेस्ड आप उसको कह सकते हैं। एक और वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हैं कि वो चीयरलेस है, उत्साह रहित है। CHEERLESS, चीयरलेस, उत्साह रहित, है ना। एक वर्ड उसके लिए और हो सकता है डिसोलेट। और ये सभी वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप प्रीवियस पेपर्स उठाकर देख लेना, प्रीवियस पेपर्स की वोकैबुलरी उठाकर देख लेना, उसमें यही वर्ड्स मिलेंगे आपको। और झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो अननोन है मेरे लिए, जो बाई फेस मुझे नहीं जानते हैं, हो सकता है कि उनको लगे कि सर झूठ बोलते होंगे, क्योंकि मोस्टली टीचर्स का आजकल काम यही रह गया कि स्टूडेंट्स के साथ में जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे, जितना ज़्यादा फंसाओगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है ना। एक दूसरा वर्ड यहाँ पर आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्बिड, ठीक है, MORBID। एक और वर्ड आपको बता देता हूँ, डिसमल, DISMAL। तो ये वर्ड्स आपके हो गए हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो अराउंड 10 वर्ड्स हो गए हैं आपके अभी, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया ग्लूमी का मीनिंग क्या होता है। क्या ग्लूमी यहाँ इसके लिए राइट वर्ड हो सकता है, ऑप्युलेंट के लिए नहीं हो सकता ना फेक हो सकता है, ना ग्लूमी हो सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, रिच। क्या रिच होगा? श्योर होगा। क्यों? क्योंकि रिच और वेल्दी एक ही तो बात है। वेल्थ मीन्स धन दौलत, वेल्दी जिसके पास, जो धन दौलत वाला है, यानी कि धनी है, धनी के लिए रिच हो गया। और सेल्फिश आप सभी जानते हैं, स्वार्थी होता है। तो ऑप्युलेंट के लिए राइट वर्ड आपका रिच हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यानी कि फिर से वही आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका सिमिलर मीनिंग यानी कि आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया हुआ है, मॉरस। मॉरस मीन्स क्या होता है? मॉरस मीन्स होता है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मॉरस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी, भाई एग्जाम में आ गए हैं, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो मॉरस जो मीन्स होता है वो होता है वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी होता है या सैड होता है, ठीक है। अब वेरी अनहैप्पी और वेरी सैड, यही तो वर्ड्स अभी हमने पढ़े थे। चीयरलेस, चीयरलेस जो होता है वही तो होता है ना। डिप्रेस्ड जो होता है, डिसोलेट अभी मैंने आपको बताया था, मिजरेबल जो है, डिसमल जो है। तो इट मीन्स आपको लग रहा है कि सर मॉरस के लिए, इससे पहले कि आप हमें बताएं, हमें मालूम हो गया कि इन दोनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, मॉरस और ग्लूमी, ठीक है ना। देखिए ग्लूमी वर्ड पहले दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में, वहां मीनिंग मालूम हो गया, नंबर 6 में काम आ गया। अच्छा ऑप्शन 1 दिया हुआ है आपको फ्लैटर। फ्लैटर कौन होता है आपको मालूम है ना, फ्लैटर, फ्लैटरी, चापलूसी, फ्लैटर चापलूसी करने वाला, ठीक है ना। चलिए इसके बाकी के पॉइंट्स क्या हैं, बाकी के ऑप्शन क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये आपका आ जाता है, इसके बाकी के 2 ऑप्शंस हैं, फ्रेंडली, है ना। फ्रेंडली आप सभी जानते हैं, फ्रेंडली होता है मित्रतापूर्ण, दोस्ताना व्यवहार करने वाला। अब यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आपका आता है सेवी। ये जो सेवी है ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसके, यानी कि एक बार ये नाउन है और एक बार ये आपका एडजेक्टिव है। तो जब नाउन है उसका मीनिंग होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, नाउन का मीनिंग होता है इसका प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, ये नोट कर लें आप। इसके बाद में मैं इसका दूसरा मीनिंग बताता हूँ जो एडजेक्टिव है, ठीक है। जिसको व्यवहारिक ज्ञान होता है, ऐसे पर्सन की क्वालिटी को शो करने के लिए हम कहेंगे कि वो पर्सन कैसा है, तो हम कहेंगे वो पर्सन काफ़ी चतुर है, शार्प विटेड है। क्या वर्ड बताया मैंने इसके लिए आपको, शार्प विटेड, WITTED। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि सर विट मीन्स तो बुद्धि होती है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, विट मीन्स बुद्धि होती है, विटेड बुद्धि वाला,
जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं ना, ईडी वाली फॉर्म को यूज करते हैं, उसका मीनिंग वाला आता है। पॉइंट बना लेना, नोट कर लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला का मीनिंग भी कन्वे करती है। तो शार्प विटेड होता है आपका सेवी। इसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड एक वर्ड और आपको बता देता हूं, एस्ट्यूट, ASTUTE। एस्ट्यूट मीन्स चतुर, होशियार, प्रखर बुद्धि वाला। कई बार बहुत ज्यादा तेज व्यक्ति होता है, इतना तेज होता है कि दूसरों से अपना काम करा लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम श्रूड कहते हैं, श्रूड। ठीक है ना, तो ये वर्ड हो गए हैं। एक और है चालबाज, बहुत ज्यादा शार्प विटेड, लोगों का खड़े खड़े बेवकूफ बना देने वाला, बोलते हैं ना कई बार वो तो खड़े खड़े बेच देता है लोगों को, उसके लिए एक वर्ड हो सकता है कैनी, CANNY। ठीक है ना, तो देखिए आपको मैंने 4 वर्ड, 5 वर्ड अभी अभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं इस तरह से, प्रैक्टिस सेट पेपर सोल्व करते हुए, बिना किसी रूल रट्टे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका इर्क। इर्क मीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच के सेंस में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? गैस करो कि नाउन है कि वर्ब है। चलो इतने में से गैस कर दो, नाउन है कि वर्ब है? तो बेटा वर्ब है। वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है टू एनॉय, किसी को एनॉय करना। एनॉय करना मतलब गुस्सा दिलाना। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है ना, टू बोदर, BOTHER, है ना, बोलते हैं ना डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो, अदरवाइज मुझे क्या हो जाएगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, है ना, ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं कैसा हो जाऊंगा, मैं इरिटेटेड हो जाऊंगा, है ना। तो इरिटेट करना होता है परेशान करना, किसी को तंग करना, उस सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। जब तंग करने की बात आती है तो एक वर्ड और होता है वैक्स करना, तंग करना, सताना। और सताने के लिए एक वर्ड और होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है परसिक्यूट, PERSECUTE, परसिक्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं, है ना। और आप में से जो स्टूडेंट्स पहले से कुछ एग्जाम दे चुके हैं उनको मालूम है कि ये वर्ड उन्होंने एग्जाम में फेस किए हैं। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप ये मत देखना कि मैं CGL का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, कि स्टेनो का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, कि CHSL का करा रहा हूँ। आपको नॉलेज मस्ट है। अगर आपसे तलवार चलानी आती है, अगर आप योद्धा हैं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने लड़ने वाला कौन है। ठीक है ना, किस लेवल का है। अगर आप योद्धा हैं तो आप किसी भी लेवल के पर्सन के साथ में लड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया है। अब आपको यहां पर अपना राइट ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना है। इर्क के लिए राइट ऑप्शन देखें, एक वर्ड आपको दिया हुआ है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, वर्ब है आपको मालूम है। डिस्करेज, हतोत्साहित करना। इरिटेट, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। प्लीज इसका एंटोनिम है। देखिए एग्जामिनर क्या चाल खेल रहा है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा सिनोनिम, है ना, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, इस वर्ड का एंटोनिम। ये एग्जाम की चालबाजी है एग्जामिनर की। देखिए जो एग्जामिनर है ना, वो आपको सिलेक्शन करना नहीं चाहता, वो आपको निकालना चाहता है, रिजेक्शन करना चाहता है। पेपर इसलिए तैयार नहीं किया जाता कि आपका चुनाव किया जाए, पेपर इस तरीके से तैयार किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया जाए। समझते हैं बात को? रणनीति होती है, प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है। अगर एग्जामिनर के पास अपनी स्ट्रेटेजी है तो आपके पास भी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। समझते हैं ना। देखिए सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर लर्नर हैं तो ही कुछ कर पाएंगे। आप केवल टाइम पास करने के लिए कोई वीडियो इधर उधर देख लेते हैं तो बेटा उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है और बहुत इजीली हो गया है, बहुत सारे वर्ड्स हमने सीख लिए हैं इससे। अब इसके बाद में एक वर्ड आता है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहा गया है, मैं टाइम सेव करते हुए बताता हूँ। ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ऑपोजिट। अब ऑपोजिट वर्ड इसके लिए आपका क्या हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, वर्ड आपको दिया हुआ है ग्रोटस्क। ग्रोटस्क मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, विचित्र हो सकता है, बेढंगा हो सकता है, अद्भुत हो सकता है। देखिए जो वर्ड मैंने बताए हैं आपने ध्यान से सुने हों, तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है। ग्रोटस्क मीन्स क्या हो सकता है, वेरी स्ट्रेंज हो सकता है। ठीक है ना, जो अगली सा हो वो हो सकता है। ठीक है ना, जो नॉर्मल नहीं है वो ग्रोटस्क होता है। क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, नॉट नॉर्मल। ठीक है ना, और नेचुरल आप कह सकते हैं, नॉट नेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, NATURAL
RAL आप लिख लेंगे ना, नॉट नेचुरल, ये आपका ग्रोटस्क होता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए इसके लिए, आपको चाहिए इसके लिए एंटोनिम। तो एंटोनिम आप छांट कर इसमें से बताइए क्या हो सकता है। टोटल ऑप्शन आपके हाथ में है, आपके सामने है, ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन ए फ्री हो सकता है क्या, ऑड हो सकता है क्या, प्लेन हो सकता है या क्वियर होगा। फटाफट आंसर दीजिए, टेस्ट चल रहा है आपका। चलिए ऑप्शन ए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ऑप्शन ए होगा। यस, आपने कहा तो ठीक है, लेकिन आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने कहने की कोशिश तो की, एक ऑप्शन तो आपने चुना। एटलीस्ट आप सफल हुए या असफल हुए मैटर नहीं करता, असफल हुए तो पता लग गया कि ग्रोटस्क का एंटोनिम फ्री नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। अच्छा, बात करते हैं ऑड की। ये ऑड क्या होता है? ऑड मीन्स क्या होता है? जो अनमैचिंग है, जो डिफरेंट काइंड का है, डिफरेंट टाइप का है। ऑड के लिए आप क्या लिख सकते हैं? ऑफ लिख लें, ऑफ डिफरेंट काइंड या टाइप, जो भिन्न तरह का है ना। इवन ओड होता है ना, सम विषम, ठीक है ना। तो ओड का एक मीनिंग आप कह सकते हैं जो अनमैचिंग है। मैं लिख देता हूँ इसके लिए, अनमैचिंग या अनमैच्ड, ठीक है ना। एक दूसरा वर्ड बता देता हूँ इसके लिए आपको, अनमैच्ड का ही अनपेयर्ड, ठीक है ना। अनपेयर्ड एक वर्ड हो जाएगा ओड के लिए। तो यहाँ आप बताइए कि क्या ग्रोटस्क के लिए अनपेयर्ड या अनमैच्ड एंटोनिम हो सकता है? एक हद तक सिनोनिम हो सकता था, है ना। ग्रोटस्क क्या होता है? जो स्ट्रेंज है ना, जो नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल नहीं है तो मैचिंग नहीं होगा, नॉर्मल नहीं है तो पेयर में सेट नहीं बैठेगा, काइंड मिलती जुलती नहीं है। यानी कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर बात समझ में नहीं आई तो दोबारा से रिपीट, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कर लेना। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रोटस्क का ओड जो है ना वो सिनोनिम है, और पूछा क्या गया है? एंटोनिम। यानी कि आपको फिर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब बताइए राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या प्लेन हो सकता है? प्लेन मीन्स साधारण, नॉर्मल, और ग्रोटस्क का मीनिंग क्या था? नॉट नॉर्मल। और हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्वीर मीन्स क्या होता है? क्वीर का मीनिंग भी होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अद्भुत। क्वीर का मीनिंग भी होता है स्ट्रेंज, अद्भुत, ठीक है ना। थोड़ा सनकी सा भी होता है, एक्सेंट्रिक, ECCENTRIC, एक्सेंट्रिक भी होता है क्वीर के लिए, ठीक है ना। जो अनकन्वेंशनल है, जो परंपरागत नहीं है, वह भी क्वीर कहलाता है। अनकन्वेंशनल, TIONAL, अनकन्वेंशनल, ये सब क्वीर के सिनोनिम है, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लेंगे। प्लेन आपको मालूम हो गया, प्लेन मीन्स नॉट नॉर्मल। ओड क्या है? ओड है अनमैचिंग, है ना, अनपेयरिंग। इवन यानी इवन का एंटोनिम। फ्री का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ। ग्रोटस्क, ग्रोटस्क मीन्स क्या था? ग्रोटस्क मीन्स था वेरी स्ट्रेंज, नॉट नॉर्मल या नेचुरल, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ, प्लेन। ग्रोटस्क के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और बता रहा हूँ आपको, आप बताना बोल कर ये क्या लिखा मैंने, BIZZARE, क्या है ये? बिजारे, बिजारे नहीं है, ठीक है ना, बिजार है, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बिजार, मीन्स ग्रोटस्क, है ना, स्ट्रेंज, नॉट नॉर्मल। चलिए स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, शायद आप बोर हो जाएंगे। आपको आदत भी नहीं है ना लंबी वीडियो देखने की, पढ़ने की आदत नहीं है ना, मस्ती में देखते हैं आप ना। एक स्टूडेंट है वो बता रहा था गेम्स ऑफ थ्रोन्स है ना आपका, 7 सेशंस या 8 सेशंस हैं उसके, है ना। उसने कितने घंटे में? 48 घंटे में शायद, एक सप्ताह में वो बोला था, एक सप्ताह में मैंने सारे देख दिए। और इतने सारे सेशंस हैं, बहुत सारे, तो आप मज़े की मस्ती की चीज़ें तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है क्या करना है? ईडियम्स एंड फ्रेज फाइंड आउट करना है। ईडियम्स एंड फ्रेज मुहावरा, मुहावरेदार मीनिंग इनका होता है, यानी कि जो वर्ड जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसा मीनिंग नहीं आएगा, मीनिंग आएगा कुछ और, ठीक है ना। जैसे हमने कहा ना हिंदी में 9 2 11 हो जाना, तो 9 2 11 हो जाना मतलब मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या है? भाग जाना। तो यहाँ इस तरह से इसका मीनिंग आपको देखना है, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर,
डोर से, अपने दरवाजे से वुल्फ को, भेड़िए को, भेड़ को दूर रखना। अच्छा, जब भेड़ जो होता है ना, भेड़िया जो होता है वो क्या करता है, आपने देखा होगा न्यूज में कि किसी गांव के आसपास जो जंगलों से लगा हुआ है वहां भेड़िया आता है और किसी छोटे बच्चे को उठाकर ले जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा कमजोर होता है, उस भेड़िए का वो फेस नहीं कर सकता है उसको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर भेड़िया न आए आपको उठाने के लिए, तो आपको अपनी कमजोरी दूर करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखे मर रहा है तो भूखा व्यक्ति ताकतवर कहाँ से होगा, तो भेड़िया उसको उठा कर ले जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भेड़िया आपके द्वार पर ना आए, तो यानी कि कम से कम आपको भूखे नहीं मरना है। देखिए, मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की है, अब आप अपना राइट ऑप्शन यहाँ से देख लीजिएगा क्या होगा। ऑप्शन ए अवॉइड स्टारवेशन, ऑप्शन बी क्रैक द डील, कोई सौदा कर लेना, एंट्री प्रोहिबिटेड, प्रवेश निषेध करना, हैव अ प्लेजेंट टूर, या एक टूर करना जिसमें मस्ती बहुत आई थी। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए कहा है उनका आंसर करेक्ट है अवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ भी आपको इडियम एंड फ्रेज में से ही आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपको दिया गया है टीथिंग प्रॉब्लम्स। शॉर्ट में बता देता हूँ, टीथिंग प्रॉब्लम्स जब आप शुरुआती दौर में होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, आपकी शुरुआत हो रही होती है आपके जीवन की, जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। ऐसी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में होती है उनको हम टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो अब यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ओरल प्रॉब्लम्स, मुंह की समस्या, ओरल मीन्स मौखिक, है ना, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, या प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, या फिर प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट। डेंटिस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको फंसाने के लिए यूज किया गया है। जिसने ठीक से पढ़ा नहीं है वो तुक्का मार कर आएगा, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आने वाला है आपका, ऑप्शन बी आ रहा है, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, जो ब्रैकेट में पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और मैंने जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, पहले वो स्टार्टिंग वाली वीडियो देख लें। उन वीडियोज में मैंने एडवर्ब के बारे में बड़े क्लियर से पढ़ाया हुआ है, एडवर्ब का यूजेस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी लेना अच्छा नहीं लगता था। एक सेंटेंस पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, ठीक है ना, एक क्लॉज अपने आप में ख़त्म हो गई है। उसको कॉफ़ी लेना अच्छा नहीं लगता था, और मुझे भी नहीं लगता था, मुझे भी नहीं लगता था, नोर। और मैंने आपको बताया था कि नोर जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, जैसे नॉट होता है। और नेगेटिव वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। फिर से बता देता हूँ, एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड जो शो करते हैं वो टाइम को, प्लेस को, मैनर को, ठीक है ना, रीज़न को, या फिर नेगेशन को, ऐसे वर्ड एडवर्ब होते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। फिर एडवर्ब का मैंने यूज बताया था आपको कि अगर हम कभी एडवर्ब को स्टार्टिंग में लिखें तो उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब का रूल क्या है, पैटर्न क्या है, बस समझने की बात है कि एडवर्ब का यूसेज हमें पता हो। एडवर्ब का यूज करने का तरीका है, अगर हम एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना चाहिए। बस यही बात ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ आप क्या, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से क्या राइट ऑप्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, यस, नॉर डिड आई, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और इस पॉइंट को नोट कर लेंगे आप अच्छे से। जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हुई हैं उनको देखो बेटा, आप ज़्यादा तभी सीख पाएंगे ना जब हमने पहले से भी कुछ पढ़ा हुआ होगा। डायरेक्ट पेपर सोल्व करा रहा हूँ ना मैं तो आज आपको। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ताजमहल इज, ताजमहल है, अ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट, एक देखने लायक इमारत, इन आगरा, आगरा में। देखिए, कई बार ना यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जामिनर देते हैं, मतलब फिलअप का प्रेपोजिशन का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर कभी एट दे देते हैं, कभी इन दे देते हैं। तो आपको समझना है कि एट भी करेक्ट है, इन भी करेक्ट है। जो मोस्ट प्रेफरेबल वर्ड यहाँ होगा वो इन ही होगा। आगरा में किसी जगह पर, पूरे एरिया की जब हम बात करते हैं ना, किसी एरिया में किसी पॉइंट पर, तो वहाँ हम इन को ही यूज करते हैं।
खैर ये प्रिपोजिशन की बात हुई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करनी है। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट मीन्स इमारत, इमारत यानी कि नाउन, कोई चीज़, जो भी कोई चीज़ें होती हैं वो नाउन होते हैं। अच्छा, इमारत कैसी है? ये देखने लायक है। नाउन के बारे में ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एक पॉइंट मैंने इससे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपको आंसर मिले व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का, तो व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ के आंसर में आपको जो भी मिलता है वो एडजेक्टिव होते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो हमने पूछा कि जो मॉन्यूमेंट है ये व्हाट काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट, किस तरह का मॉन्यूमेंट है, तो आंसर आया, आंसर क्या आया? अ वर्थ सीइंग, एक देखने लायक इमारत है। ठीक है, अब मैं आपको एडजेक्टिव और नाउन को यूज करने का तरीका बताता हूँ। बेसिकली ये होता है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले यूज किया जाता है, एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका एडजेक्टिव लेंदी है, कई सारे वर्ड्स हैं उसमें, LENGTHY, अगर लेंदी एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव को हम बाद में यूज करते हैं। लेंदी एडजेक्टिव को नाउन के बाद में यूज करते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर लेंदी एडजेक्टिव है ना, ए वर्थ सीइंग, तो इस वर्थ सीइंग को हमें मॉन्यूमेंट के बाद में लिखना चाहिए। अब आप ऑप्शन देख लो कौन सा है, दिखाई पड़ गया आपको? ऑप्शन 2। ठीक है, इस बात को कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, हालांकि मैं उस तरीके से नहीं बताता, मैंने तो आपको बता दिया कि लेंदी एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप में से किसी ने कुछ रटा हुआ हो, किसी अच्छे टीचर की क्लास देखी हुई हो, उन्होंने बता रखा हो, रूल लिखवा रखा हो आपको कि सर हमें तो पहले से ही पता था। रूल कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? लेंदी एडजेक्टिव नाउन के बाद आते हैं जनरली। फिर भी आपको बताता हूँ कि अगर वर्थ के साथ में वर्ब की ING फॉर्म, चौथी फॉर्म जो होती है वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है ना, चौथी फॉर्म कौन सी होती है? ING फॉर्म। अगर वर्थ के साथ में वर्ब की ING फॉर्म का यूज करना हो तो उसको नाउन के बाद लिखना है, उसको नाउन के बाद लिखना है। दोनों बातें मैंने बता दी हैं, तो इस पॉइंट से भी आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की, अब 13 के लिए मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन चलो इससे पहले यहीं पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या करना है यहाँ पर? द बेस्ट सूटेबल फ्रेज यहाँ पर यूज करना है, यानी कि ये है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, कुछ ऐसा जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब ये बताइए कि क्या ये इम्प्रेग्नेबल इसके लिए वर्ड करेक्ट होगा? इम्प्रेग्नेबल का मीनिंग क्या समझते हैं आप? क्या बता रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज़ ये है कि आपको मैं थोड़ी सी पहचान बता रहा हूँ। एबल एंडिंग वर्ड, एबल और ईबल, IBLE, OUS, IC, SOME, ठीक है ना, ये आपके, या ENT या फिर ANT, अगर कुछ वर्ड्स इन पर एंड होते हैं, या फिर लेस और फुल, लेस और फुल, अगर ऐसे लेटर्स पर एंड हो रहा है कोई वर्ड तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एडजेक्टिव की पहचान करना आ गया होगा। 2-4 बार पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और रिवाइज करेंगे तो सीख पाएंगे। अगर आप ऐसे हैं कि केवल पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आपका उतना बेनिफिट होने वाला नहीं है जितना होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है कि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बात कर रहे थे इम्प्रेग्नेबल की। इम इन अन इर, ये ऐसे वर्ड हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है इन लेटर्स से तो आप समझ जाना कि उन वर्ड का मीनिंग नेगेटिव होगा। एक और भी है ए, ठीक है ना, तो इम्प्रेग्नेबल यानी कि यहां से इम अलग है और प्रेग्नेबल अलग है। ठीक है, तो यहां अगर हम प्रेग्नेबल को देखें, प्रेग्नेबल से रिलेटेड कोई वर्ड जानते हैं आप? प्रेग्नेबल, प्रेग्नेंट, वास्तव में प्रेग्न, PREGN, प्रेग्न करने का मतलब होता है किसी चीज के अंदर एंट्री करना,
भेदना किसी चीज को, अंदर घुसना। प्रेगन का मतलब होता है अंदर घुसना, एंट्री करना, भेदना। तो प्रेगनेबल जिसको भेदा जा सकता है, जहां एंट्री की जा सकती है, ठीक है ना। इम्प्रेग्नेबल कुछ ऐसा जो जिसको भेदा नहीं जा सकता, प्रेग्नेबल का एंटोनिम हो गया। तो इम्प्रेग्नेबल जनरली फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, ऐसी चीजें जिनको आप भेद नहीं सकते, जिन पर आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसी चीजें जिनके ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते, जिनको आप जीत नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिनको आप अक्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, जो जिस पर आप विजय नहीं पा सकते हैं, वो सारी चीजें इम्प्रेग्नेबल होती हैं। समझ में आ रहा होगा, बड़े धीमे से पढ़ा रहा हूं। तो चलो कुछ वर्ड्स नोट कर लेते हैं जो इसी से मिलते जुलते होंगे। तो इम्प्रेग्नेबल का मीनिंग है नॉट एबल टू बी कैप्चर्ड, नॉट एबल टू बी कैप्चर्ड, ठीक है, एक मीनिंग नोट हो गया है। एक दूसरा मीनिंग इसके लिए हो सकता है इनविंसिबल, जिसको आप विन नहीं कर सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते, ठीक है। एक तीसरा वर्ड है आपका नॉट एबल टू बी अटैक्ड, नॉट एबल टू बी अटैक्ड, जिसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसके ऊपर आप हमला नहीं कर सकते हैं। और हमला करने के लिए एक वर्ड होता है, आक्रमण करने के लिए एक वर्ड होता है असेल करना। तो असेलेबल जिसके ऊपर हमला किया जा सकता है, और अनअसेलेबल जिसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है। अनअसेलेबल, ASSAILABLE, जिसके ऊपर आप आक्रमण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप जीत नहीं सकते हैं, मैंने ऐसा कहा था। और जीतना होता है कॉन्कर करना। कॉन्करेबल जिसको जीता जा सकता है, और जिसको नहीं जीता जा सकता उसको हम कहेंगे अनकॉन्करेबल, ठीक है ना, CONQUERABLE, अनकॉन्करेबल, जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है इम्पेनेट्रेबल, PENETRABLE। मैंने कहा था ना पेनेट्रेट करना, इस वर्ड को आप ध्यान रखें, पेनेट्रेट करना, PENETRATE, पेनेट्रेट करना होता है भेदना। पेनेट्रेट अलग से लिख लेना आप, PENE पेनेट्रेट, TRATE, पेनेट्रेट, ठीक है ना। तो पेनेट्रेबल जिसको भेदा जा सकता है, इम्पेनेट्रेबल जिसको भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। एक वर्ड मैंने आपको बताया था जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो होता है वल्नरेबल, और जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, इनवल्नरेबल। सभी वर्ड्स एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है ना। एक दूसरा वर्ड हो सकता है, एक वर्ड होता है सरमाउंटेबल, जिसको आप डिफीट कर सकते हैं, जिसको आप पराजित कर सकते हैं, सरमाउंटेबल। तो उससे हमने एंटोनिम बना लिया उसका इनसरमाउंटेबल, ठीक है ना। देखिए कितने सारे वर्ड्स आपको मिल गए हैं, आपकी वोकैब कितनी अच्छी हो जाएगी अगर टोटल वर्ड्स आप नोट करेंगे, ठीक है। एक वर्ड और है डोमिटेबल, जिसके ऊपर आप अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिसको आप अपने प्रभाव में ले सकते हो, जिसको आप दबा सकते हो। तो इसके लिए एक क्या हो जाएगा, इनडोमिटेबल, ठीक है ना। ये इसके लिए सभी सिनोनिम हैं इम्प्रेग्नेबल के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि इसका राइट ऑप्शन है, लेकिन ये इसके सिनोनिम मैंने आपको बता दिए हैं। जिसको आप बीट नहीं कर सकते हो, अनबीटेबल, ठीक है ना। तो ये इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं इसके लिए। तो अब ये देखिएगा कि क्या ये वर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। नहीं, ये तो इसका मीनिंग नहीं बन रहा, यानी कि कम से कम यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है इम्प्रेग्नेबल, ये राइट आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, उसके लिए जो बाकी ऑप्शंस हैं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया हुआ है इमोलेशन। इमोलेशन मीन्स होता है कुर्बानी, सेक्रीफाइस। इमोलेशन मीन्स होता है सेक्रीफाइस, कुर्बानी देते हैं ना किसी चीज़ के लिए अपनी या किसी और चीज़ की, वो होता है। ऑफरिंग, OFFERING, ऑफर कर देते हैं ना अपनी किसी चीज़ को किसी दूसरे को, ऑफरिंग या सेक्रीफाइस, कुर्बानी होता है इमोलेशन, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपको दिया हुआ है इनकरेजिबल। करेजिबल, करेजिबल वर्ड आया है करेक्ट करने से, करेजिबल का COR करेक्ट से मैच कर रहा है। ये ना रूट वर्ड्स थोड़ा समझना है आपको, रूट वर्ड्स के लिए अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको, कई सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी हालांकि, लेकिन वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो COR करेक्ट करने के लिए है, तो करेजिबल जिसको करेक्ट किया जा सकता है, और इनकरेजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही हमारा शायद क्वेश्चन था कि जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं,
तो राइट ऑप्शन हो गया आपका सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो गया इनकरेजिबल। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आपका बचता है इनएलिजिबल। एलिजिबल मीन्स आपको मालूम होगा, एलिजिबल मीन्स क्या होता है? एलिजिबल मीन्स होता है क्वालिफाइड। तो इनएलिजिबल का मीनिंग क्या हो गया? नॉट क्वालिफाइड, ठीक है ना, नॉट क्वालिफाइड। नोट कर लेना, जिसका पेन जितना ज़्यादा चलता है वो उतना ज़्यादा सीखता है। इसका मतलब है जो क्वालिफाइड नहीं है वो किसी रूल के अंतर्गत उसको परमिशन नहीं दी जा रही है, नॉट परमिटेड अंडर रूल्स, ठीक है ना, ये आपका नॉट क्वालिफाइड हो गया। तो इनएलिजिबल जो लायक नहीं है, योग्य नहीं है, एलिजिबल मीन्स योग्य, डिजर्व करने वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या करना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही यहां पर बताना है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ब्लेम किया जाता है किसी दूसरों के द्वारा किए गए रॉन्ग डूइंग्स के लिए। रॉन्ग डूइंग्स मीन्स बुरे कार्य, यानी कि एक वो हिंदी में होता है ना, करे कोई और भरे कोई, गलती करी किसी ने और परिणाम मतलब दंड भुगता किसी और ने, तो वो यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है आपको बरसर। बरसर मीन्स बताइए आप क्या होता है? बरसर मीन्स बताइए, शायद आप बता सकते हैं। बरसर, अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा बड़े सर। बड़े सर वो होते हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो मनी का जो लेन देन है, पैसों का जो लेन देन होता है वही देखते हैं, मनी का जो मैनेजमेंट करते हैं, है ना, उसको हम बरसर या बड़े सर बोल देते हैं। तो इसके लिए हिंदी में एक वर्ड होता है कोषाध्यक्ष, जो कोष संभालते हैं, ठीक है ना। उसके लिए एक दूसरा वर्ड है ट्रेजरर, TREASURER, ट्रेजरर, खजांची, ठीक है ना, ये बरसर या बड़े सर होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्टर। एक वर्ड आपने सुना होगा कैप्टिव। कैप्टिव क्या होता है? गैस करके बताइए। कैप्टिव मीन्स होता है बंदी, जिसको किसी ने कैप्चर कर लिया है। कैप्चर तो सुना होगा ना, कैप्चर कर लेना क्या होता है? कैप्चर कर लेना, बंदी बना लेना, किडनैप कर लेना, किसी को अपने कब्जे में कर लेना, कैद कर लेना, ठीक है। तो ये कैप्चर है, किसी को कैद कर लेना। कैप्टिव है वह व्यक्ति जिसको कैद किया गया है, ठीक है। कैप्टर, OR, देखिए कई बार ना ER और OR जो एंडिंग वर्ड है ना, वो एक्शन के डूअर को शो करते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो कैप्टर मीन्स कैद करने वाला। वन हु मेक्स कैप्टिव, जो किसी को कैप्टिव बनाता है। वन हु कैप्चर्स, जो दूसरे को कैप्चर करता है, ठीक है ना, वो होता है आपका कैप्टर। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक, अब मुझे बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? आप कहेंगे सर कैसे बताएं? भाई बहुत ईजी है बताना। IC एंडिंग वर्ड है। IC एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ईबल और एबल एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ER OR क्या होते हैं? नाउन होते हैं। है फ्लेगमेटिक एक ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है, जो विचलित नहीं होता है किसी बात से, बहुत आसानी से नहीं होता है। तो आप इसको लिए कह सकते हैं नॉट इजीली अपसेट। नोट करें, पेन चलाइए। नॉट इजीली अपसेट, जो इजीली अपसेट नहीं होता है, या नॉट इजीली एक्साइटेड, आसानी से वो एक्साइटेड नहीं होता है, या नॉट इजीली एंगर्ड, या आसानी से वो गुस्से में नहीं आता है। ऐसे पर्सन को हम फ्लेगमेटिक कहते हैं। एग्जाम्स में आया हुआ है पहले भी, अब भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा व्यक्ति यानी कि जिसमें कोई इमोशन नहीं होती, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अप्रभावित रहता है। अप्रभावित रहा ना भाई, जो एक्साइटेड नहीं हुआ है, अपसेट नहीं हुआ है, एंगर्ड नहीं हुआ है किसी चीज से, मतलब वो प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है। अप्रभावित है तो हम उसको इमोशनलेस कह सकते हैं। इमोशनलेस कह सकते हैं। और इमोशनलेस कह सकते हैं मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसका ब्लड खोलता नहीं है, उसके खून में गर्मी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो कोल्ड ब्लडेड होता है ना, शांत प्रवृत्ति का होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इसके लिए एक दूसरा वर्ड और हो सकता है अपैथेटिक। बड़ा अच्छा वर्ड है अपैथेटिक। देखिए IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हो गया। यहाँ एक वर्ड दूसरा बता रहा हूँ, पैथ, PATH, जहाँ भी आएगा ना वहाँ फीलिंग की बात होगी, नोट कर लीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और सरल शब्दों में बता रहा हूँ, है ना। यूट्यूब पर तो इनके लिए बड़ी ड्रामेबाजी की जाती है ना, थोड़ी सी बात समझाने के लिए बहुत बड़ी ड्रामेबाजी करनी पड़ती है यूट्यूब पर। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वाले टीचर्स को डमरू बजाना पड़ता है ना, झूठ झूठ बोलने पड़ते हैं। आपको वो पसंद हो तो आप वहाँ देखते रह सकते हैं,
और आपको अगर ओरिजिनल क्रीम शुद्ध देशी घी खाना है बिना किसी मिलावट वाला, तो आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, आपको सिखाने का स्टाइल है, अगर वो पसंद आता है, तो ज़रूर आप हमारे ऐप को, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इंग्लिश बाय अश्विनी सर करके, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जितने से ज़्यादा अपने आप फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, ताकि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो दूसरे भी सीख सकें, जो लाभ आपको मिला है वो दूसरों को भी मिल सके। ठीक है, चलिए इतना तो आपको करना ही चाहिए ना, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। चलिए, बांटने से घटता नहीं है, बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो अपैथेटिक मैंने आपको बता दिया, इमोशनलेस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक दूसरा वर्ड भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, पैशनलेस, जिसमें पैशन होती ही नहीं है। ठीक है ना, पैशनलेस भी आप कह सकते हैं। या जो किसी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करता है ना, दिखावा नहीं करता है, अनडिमॉन्स्ट्रेटिव, एक वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रदर्शन करने वाला। इसका नेगेटिव, क्योंकि हम तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं ना, इससे पहले अन लिख कर एक वर्ड बना लेंगे, अनडिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है ना, जो कोई एक्टिविटी, कोई प्रक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। आई सॉरी फॉर प्रक्रिया मैंने बोला, नम्ब इसको हम बोलते हैं, नम्ब, है ना। सुन्न जो है, जो रिएक्शन शो नहीं करता है, ऐसे पर्सन को हम फ्लैग्मेटिक कहते हैं। देखिए, टोटल अगर आपने नोट्स तैयार किए हैं तो चेक कर लेना कि कितने सारे वर्ड्स आपके हो चुके हैं, 50+ हो चुके होंगे। तो यहाँ फ्लैग्मेटिक हमने बता दिया है। और स्कैप गोट नंबर 4 पर है, स्कैप गोट। और आपको मालूम है गोट बकरा, और आपने पढ़ा हुआ है बलि का बकरा। बलि का बकरा बोलते ना, उसने मुझे बलि का बकरा बना दिया, गलती उसकी थी, पापा से पिटाई मेरी करा दी। तो शायद हमारा राइट ऑप्शन यही होगा, स्कैप गॉट। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है नंबर 15, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये आपका ऑप्शन है, आपका काम है। आप बताइए राइट ऑप्शन क्या है। एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, पढ़कर देख लेते हैं। आप अपने अपना ऑप्शन सोच लिया ना, क्योंकि इससे ज़्यादा का टाइम मिलता भी नहीं एग्जाम में। कंसीव बोल कर देखें, जोर से बोलना, CONCEIVE। क्या कहा? CONCEIVE। कई बार ना आपके माइंड को स्पेलिंग मालूम नहीं होती, आपकी टंग को मालूम होती है। तो वर्ड्स को, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको ना बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो वर्ड्स आपकी टंग पर आ सकें। CONCEIVE, आंखें बंद करके भी आप स्पेलिंग बोल सकें। ठीक है, तो ये तो ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग इसकी हो रही है। LEISURE, लेशर, LEISURE, लेशर। तो यहाँ ये भी आपकी करेक्ट है। लेशर मीन्स होता है आराम, ठीक है ना। और कंसीव करना, कंसीव मीन्स प्राप्त कर लेना, समझ लेना किसी चीज़ को, परसेप्ट कर लेना, जान लेना किसी चीज़ को। ठीक है, रेन, REIGN, रेन मीन्स राज्य होता है, ये भी करेक्ट है। 3 स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, है ना। और ये 3rd नंबर की स्पेलिंग NEICE, लगता नहीं ना ऐसा कोई वर्ड पढ़ा हो, ऐसा वर्ड पढ़ा ही नहीं है, तो कंफर्म हो या ना हो, राइट ऑप्शन 3 पर लगा दीजिएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? NIECE, यस, ठीक कहा आपने, NIECE, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलो एक और क्वेश्चन है स्पेलिंग के लिए, क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, DICTIONARY, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ORY, पहले में ही मिल गया, राइट ऑप्शन आपका A है। बाकी स्पेलिंग को भी बोलकर जरूर देखना आप। इररिलेवेंट, रिलेवेंट की स्पेलिंग RELEVANT, रिलेवेंट, रेलेवेंट, रिलेवेंट का नेगेटिव बनाया इररिलेवेंट। रेलेवेंट होता है तार्किक, तर्कपूर्ण, मैचिंग, लॉजिकल। इररिलेवेंट जो इलॉजिकल है, अनरीजनिंग है, मैचिंग नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। पेरिशेबल, पेरिश, PERISH, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाना, पेरिशेबल जो नष्ट हो जाने लायक है। टेंजिबल, टेंजिबल जिसको आप टच के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका PQRS से रिलेटेड, PQRS। तो यहाँ PQRS सबसे टफ काम लगता है, आपको ना थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। केवल आपको ये देखना है
कि जब भी हम कोई बात स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसा होता है, ये ना प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ें हैं। यहाँ इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की। ये जो हमारे PQRS, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, ये जो हमारे 3 सेक्शंस होते हैं ना, ये टोटल हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन कहा जाता है। किसी भी पेपर के, कोई भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, UPSC के लिए जा रहे हो, NDA CDS के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, एयरफोर्स नेवी के लिए जा रहे हो, 3 सेक्शंस होते हैं, ग्रामर नहीं, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में आता है आपका PQRS, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो अगर आपको समझ है, कॉम्प्रीहेंशन का हिंदी मीनिंग होता है समझ, अगर आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग आपकी काम करने वाली है, कॉमन सेंस है, मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो आप इन सेक्शन को कर लेते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। या इन सेक्शन में ना ग्रामर भी आपकी बहुत हेल्प करती है। यहाँ पर आपका फर्स्ट मैंने पढ़ा, P ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इनको ऑर्डर में करना है, 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और ऑर्डरिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। इट हैड बीन अम्पटीन ईयर्स, अम्पटीन का मीनिंग होता है मैनी, अनेकों, सो मैनी। सिंस वी हैड सीन ईच अदर, यानी कि हमें एक दूसरे को देखे हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, पास्ट में बता रहे हैं, हो गया था। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, ये वी प्रोनाउन का यूज किया गया है, और ये वी है कौन पता नहीं अभी। जनरली डायरेक्ट आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, जो पहला सेंटेंस है, वो प्रोनाउन से नहीं नाउन से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। वी कौन कौन क्लियर नहीं है, तो एक बात तो कंफर्म है कि आपका स्टार्टिंग का ऑप्शन P नहीं होगा, यानी कि P से आपके 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये तो होगा नहीं दोनों ऑप्शन। अब या तो आप कोई भी ऑप्शन ना पढ़ें अभी, है ना, ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग पढ़कर देख लें, QSRP के अकॉर्डिंग सीरीज पढ़ लें, QSRP के अकॉर्डिंग, ठीक है, या तो इसकी सीरीज ठीक आ जाएगी, या फिर अगर इसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि नहीं कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, तो आपको फिर टाइम नहीं खोना, केवल एक ऑप्शन ट्राई किया आपने, थर्ड वाला, और इसके अकॉर्डिंग सीरीज ठीक बनी नहीं, तो 100% ऑप्शन 4 लगा लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, रूल नहीं है, लॉजिकल है। P से स्टार्टिंग हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन खत्म, Q से होगा 100%, तो Q से या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। हम थर्ड के अकॉर्डिंग एक बार Q पढ़ें, एक बार उसके बाद S पढ़ें, फिर R पढ़ें, फिर P पढ़ें। अगर सीरीज ठीक बनती हुई आपको लगती है तो वही टिक मार्क करें आंसर आपका और आगे बढ़ें, और आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं सीरीज गड़बड़ हो रही है, तो फिर फोर्थ ऑप्शन बिना कुछ सोचे फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, टिक मार्क करें और आगे बढ़ें। चलो मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूं। अब Q से स्टार्ट किया, वन डल डार्क डे, डल था, नीरस था, डार्क डे इन ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़, एन का उच्चारण नहीं होता इसमें। आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पर बैठकर के लिए ट्रेवल करना ऑन हॉर्स बैक होता है, आप इसको अलग से नोट कर लेना, ऑन हॉर्स बैक है, ठीक है। थ्रू ए ड्रेरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, ड्रेरी मीन्स होता है निर्जन, ड्रेरी मीन्स वेयर देयर आर नो मैनी पीपल, जहां पर लोग नहीं हैं, या तो है ही नहीं या बहुत ही कम है, ड्रेरी, ठीक है। और स्ट्रेच मीन्स होता है लंबा एक मैदान, ठीक है। और कंट्री साइड का मीनिंग होता है ग्रामीण क्षेत्र। बेसिक वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। तो कह रहा है कि एक दिन मैं इस तरह से जा रहा था, एक निर्जन ग्रामीण क्षेत्र से गुजरता हुआ घोड़े पर। दिस वॉज द हाउस, सॉरी क्या पढ़ना चाहिए, एस पढ़ना चाहिए, ऑप्शन थर्ड जाना है ना। एट नाइट फॉल, ये एट नाइट फॉल, नाइट हो जाने पर, आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर, मुझे अशर का मकान दिखाई पड़ा, लॉजिकल तो ठीक लग रहा है। आर पढ़कर देखें, दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पॉल, दिस वॉज द हाउस, यह था वह मकान, कौन सा मकान, कौन सा मकान, जो मकान अभी एस में दिखाई पड़ा था, यानी कि एस के बाद में आर आना चाहिए, तो इसका मतलब है आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि बिल्कुल सीरीज ठीक बन गई है। चलिए कोई टेंशन नहीं हुई है, आप ना एक बार फिर से चाहे थोड़ा सा रिवर्स कर लेना वीडियो को और तब समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, अनेकों एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस के, यहां से हिंट मिल गया, कौन सी प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस के बारे में यहाँ कहा नहीं गया है कि प्रैक्टिस कौन सी है ना। अब प्रैक्टिस क्लियर नहीं है तो लगता नहीं है कि ऑप्शन पी से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्यू, कॉमन जर्मन प्रैक्टिस, एक कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज टू राउंड अप कर लेना, घेर लेना, इकट्ठा घेर कर किसी को एक जगह लेकर आना। ठीक है, सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोलिश सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का दिया जा रहा है। On 19 September 1942, close to 3,000 men and women were transported by train to Germany. They had been caught in the massive roundups all over Warsaw the previous 2 days. और फिर कहा गया, the term लपंका carried a sardonic connotation. Connotation का मतलब होता है एक संकेत, सांकेतिक अर्थ होता है इसका। From the words earlier used for the children's game known in English as tag. तो अब यहां पर देखना है कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है। ये तो बात क्लियर हो गई है कि ऑप्शन पी से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या एस से स्टार्ट होना चाहिए। अब एस, देखिए यहां जो मेन बातें थी वो पहले के 3 ऑप्शन में दी गई हैं, एस से तो शायद कोई रिलेशन इसका नहीं बनता है, तो एस ऐसा लगता है कि शायद कहीं लास्ट में जाकर हो सकता हो तो होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस ऑन ऑक्यूपाइड पोलैंड। ऐसा लगता है कि शायद क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, और क्यू के बाद इस प्रैक्टिस के बारे में ही देखिए, क्यू के बाद हम उसको यूज करेंगे जिसको दिस प्रैक्टिस कहा गया था पी वाले ऑप्शन में। दिस प्रैक्टिस कौन सी वाली प्रैक्टिस, जिस प्रैक्टिस का जिक्र क्यू ऑप्शन में किया गया है, तो क्यू हमारा स्टार्टिंग का होगा और पी हमारा इसके बाद का होगा। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से हम देख लेंगे क्यू के बाद में पी किस में है। ठीक है भी या नहीं है। चलो ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। तो ऑप्शन हमें यहाँ मिलेंगे, क्यू के बाद में पी क्या हमें दिया गया है, तो आप देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में से फोर्थ जो ऑप्शन है ना, इसमें क्यू के बाद में पी दिया हुआ है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके, बैक करके, वीडियो पॉज करके फिर से समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 19, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहां पर क्या करना है, एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाई एन एंट। वॉइस चेंज करना है, और ये कौन सा वॉइस है, ये वॉइस है आपका पैसिव वॉइस। कैसे मालूम हुआ, हम पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं जब भी टू बी की किसी फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं आप सभी को मालूम होंगी, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। इज, आर, एम टू बी की फॉर्म है प्रेजेंट टाइम के लिए, वॉज वर पास्ट टाइम के लिए। ठीक है ना, बीन इसकी थर्ड फॉर्म है और बीइंग इसकी आईएनजी फॉर्म है, चौथी फॉर्म V4। ठीक है ना, और बी बेसिक फॉर्म होती है। तो अगर कभी भी इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो बी की किसी भी फॉर्म के साथ में, तो पैसिव वॉइस होता है ये सेंटेंस। कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने उस वर्ब का जो सब्जेक्ट लिखा है वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है ना, वो पैसिव है, निष्क्रिय है, करने वाला कोई और है। तो यहां क्या कहा, एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड, एक हाथी हेल्प कर सकता है या एक हाथी की हेल्प की जा सकती है, सोच के आपको बताना है। अगर पैसिव वॉइस वाली बात आपको समझ में आई है जो मैंने बताया है, पैसिव वॉइस यानी कि टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ किया जाएगा। तो यहां हाथी कुछ करेगा कि हाथी को कुछ किया जाएगा, हाथी को कुछ किया जाएगा। एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड, एक हाथी की हेल्प की जा सकती है, इवन बाई एन एंट, एक चींटी के द्वारा भी। तो ये पैसिव वॉइस है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पैसिव वॉइस चेंज करते समय टेंस चेंज होता है, यस और नो। आंसर है नो, टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज होता है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है ना, क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएंगी, कैन का कुड, मे का माइट, नहीं ना। मे का कैन भी नहीं हो सकता है, कैन का ought to नहीं होगा, ought to का मस्ट नहीं होगा, ऐसे चेंज नहीं करते हैं। अगर ये बात आपने ध्यान से सुन ली और इनको आपने नोट कर लिया वीडियो को पॉज करके,
तो आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर हमें मे बी दिया हुआ था और फर्स्ट सेंटेंस में कैन दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में ऑट टू दिया हुआ है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब यहां है एन एंट मे इवन हेल्प। इवन ये आपका मॉडिफायर है, इस वर्ड को उस वर्ड से पहले यूज करते हैं जिसको ये मॉडिफाई करता है, प्रभावित करता है। यहां पर इसका मीनिंग हुआ एक चींटी सहायता भी कर सकती है। सहायता भी कर सकती है मतलब कुछ और भी कर सकती है और सहायता भी कर सकती है, ये इसका मीनिंग हो गया। लेकिन अगर हम थर्ड पढ़ें, इवन एन एंट मे हेल्प, एक चींटी भी हेल्प कर सकती है। हम यही तो कह रहे थे, एक चींटी भी हेल्प कर सकती है, और ऐसा यहां दिया गया था इवन बाय एन एंट, एक चींटी के द्वारा भी। तो इवन इस एंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इवन एंट को मॉडिफाई करने के लिए आया है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 20। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन, ओके ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है आपका। तो यहां पर आपको दिया हुआ है प्लीज डोंट क्राई ही सैड, उसने कहा कृपया क्राई मत कीजिए। देखो यहां पर ना कोटेशन मार्क का यूज नहीं किया गया है, वो टाइपिंग एरर है, लेकिन आप समझ जाइए किसी ने किसी से कहा है प्लीज डोंट क्राई, कृपया क्राई मत करो, ही सैड उसने कहा। सेंटेंस किस टाइप का है ये? इंपेरेटिव है। वर्ब की फर्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या डोंट से स्टार्ट होते हैं, या प्लीज से स्टार्ट होते हैं, या फिर काइंडली से स्टार्ट होते हैं, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं आप नोट कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, अच्छा आप बताओ कौन से होते हैं। अब आप तो डेफिनेशन बताओगे जो आपने रट्टा मार रखा होगा। सिंपल नोट कर लीजिएगा, वे सेंटेंस जिनमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है। कौन से सेंटेंस? जिनमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, बस कुछ करने के लिए, बाकी आप लिख लेना, कहा जाता है वो इंपेरेटिव होते हैं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसने कहा है कि शोर मत मचाओ। तो ही बैग्ड दैट, देखिए यहां बैग एक ऐसी वर्ब है, उसने किससे कहा वो तो बताना पड़ेगा ना। बैग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, बैग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, फिर कभी बताया जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब शॉर्ट में ऐसा बताता हूं, ऐसी वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट आता ही है। ठीक है ना, तो उसने कहा, किससे कहा? वो जो ऑब्जेक्ट है ना जिससे कहा गया वो इसके बाद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो यहां नहीं हो सकता आपका। अच्छा ऑप्शन 4 को हम देखें, ही टोल्ड मी, उसने टोल्ड नहीं किया, कोई बात नहीं बताई है। इंपेरेटिव सेंटेंस में निवेदन किया जाता है, याचना की जाती है, आग्रह किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है, सजेस्ट किया जाता है, सुझाव दिया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है। ठीक है ना, सब कुछ कॉपी कर लेना। इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होती है, प्रपोजल होता है, ऑफर हो सकता है। तो यहां पर थर्ड सेंटेंस की बात करें, ही सैड टू प्लीज हिम, उसने कहा उसको खुश करने के लिए, इसकी तो सेंस ही गलत हो गई है। तो केवल राइट ऑप्शन आपका बी होगा, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, उसने मुझसे निवेदन किया। बैग करना, निवेदन करना, भिखारी भीख मांगता है ना, निवेदन करता है ना, तो उसने मुझसे निवेदन किया, भीख मांगते से ओ भाई चुप हो जा, ऐसा कहा ना। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया 2। तो स्टूडेंट्स अभी आपके 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए हैं, 5 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं क्लोज टेस्ट वाले। क्लोज टेस्ट में आपको फिर इकट्ठा सोल्व कराऊंगा सभी के, है ना। अभी मैं आपके सीजीएल के पेपर सोल्व कराता रहूंगा, केवल 20 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। क्लोज टेस्ट फिर इकट्ठा करें, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होने जा रही है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थक जाते हैं बहुत जल्दी, जिनका स्टेमिना बहुत खत्म हो रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आज की क्लास को ऑफ करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप जो हमारा ऐप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे चैनल की, हमारा जो ऐप है उसकी रेटिंग जरूर करो। आपका जो एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मेरी क्लास करने के साथ में आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको आप रेटिंग जरूर करो, है ना। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहा है और वो डिसलाइक करता है क्लास को, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज़ अगर आप डिसलाइक करते हो तो उसका लॉजिक, उसका जो रीज़न है उसके पीछे का, वो भी आप जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट